पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में वर्बल को इस तरह लिखा गया है, रिच को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्रेव को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी पैटर्न पे नहीं है, यहाँ सभी अक्षरों का एक निश्चित अक्षर से कोड किया गया है। तो उसी तरह अगर बी का जो कोड किया गया है यहाँ किया गया है तो देख सकते हैं बाई किया गया है, तो हम लिख सकते हैं बी को जो है वो बाई किया गया। हमारा जो है 2 आंसर तो ऑलरेडी खत्म हो गया। अब देखना है कि आर का क्या कोड किया गया है, तो आर का जो है कोड किया गया है वो एम किया गया है। क्या है? एम किया गया है। आर का जो हो जाएगा एम, तो हमारा ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। आंसर जो हमारा मिल गया कौन सा? सी मिल गया, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन एवं निष्कर्ष का है कि सभी कॉलिन जो है वो कंबल है। अगर ये कॉलिन है तो सभी कॉलिन क्या है? कंबल है। ये हो जाएगा कंबल। क्या है? कंबल। उसके बाद सभी कंबल जो है वो तकिया है। सभी कंबल जो है वो क्या है? वो तकिया है। क्या है? तकिया है। और कुछ कंबल जो है वो फ्रेम है। कुछ कंबल जो है वो फ्रेम है। यहाँ ये जो हो जाएगा ये फ्रेम है। तब निष्कर्ष में आते हैं, देखते हैं सभी तकिया कॉलिन है। सभी तकिया कॉलम है, गलत है। कुछ तकिया कॉलम कालीन है, ये सही है। सभी कालीन फ्रेम है, तो ये गलत है। सभी कालीन फ्रेम है, ये गलत है। सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो हमें देखते हैं कि कौन सा जो है जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा के बी हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा है, तो ये हो जाएगा, इससे यहाँ आ जाएंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे। क्या है? ये यहाँ और ये यहाँ, तो हमारा जो हो जाएगा बी आ जाएगा। चौथा नंबर है किसी विशिष्ट कूट भाषा में पेमेंट को इतना लिखा गया है, जस्टिफाइड को इतना लिखा गया है, तो उसी भाषा में कंपेयर को कैसे कूटबद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है पेमेंट लिखिए, PAYMENT। अब पेमेंट को क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया 6 और 10 है, 6 है 10 है। इसे क्या है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिए वर्णमाला के क्रम में। तो ये हो जाएगा AEMNPTY। अब इसका जो है स्थानीय मान को क्या क्या होता है? 1 होता है, 5 होता है, 13 होता है, ये 14 है, ये 16 है, ये 20 है और ये 25 है। लेकिन हमारे पास आ कितना रहा है? आ रहा है 6 है, 10 है, 18 है, उसके बाद 14 है, 11 है, 15 है, 20 है, इस तरह। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ तो पैटर्न मिल रहा है। 1 में अगर +5 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, 5 में 5 जोड़ रहे हैं तो 10 होगा, 13 में +5 जोड़ रहे हैं तो 18 है, इसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो 14 है, इसमें जो है -5 करते हैं तो 11 है, 20 में से -5 करते हैं तो 15 है, और 22 में से जो 25 है -5 करेंगे तो बी हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या है कि जो दिया हुआ है उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है और उससे क्या करना है, उसके स्थानीय मान से +5 3 शुरुआत के करना है, फिर लास्ट के -5 और बीच वाला को जो है क्या करना है +0 करना है। अब उसी तरह हमें क्या देखना है, कंपेयर को। क्या है? कंपेयर को हमें उसी तरह देख करके और आंसर हमें लाना है। तो कंपेयर को जब अल्फ़ाबेटिकली सजाएंगे तो ये हो जाएगा ACEMOPR। इसका स्थानीय मान की बात करें तो 1 3 5, M का 13, O का 15, P का 16 और R का होता है 18। इसमें से +5 करेंगे 6 होगा, इसमें +5 करेंगे तो 8 होगा, इसमें +5 करेंगे तो 10 होगा, इसका +0 करेंगे तो 13 हो जाएगा, इसमें -5 करेंगे तो 10 होगा, इसमें -5 करेंगे तो 11 होगा, इसमें -5 करेंगे तो 13 होगा। यानी 6 से शुरू होगा और 13 जो लास्ट में है हमारा वो देखना है। तो ये आंसर हमारा किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। चौथा का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आजकल जो है इस तरह के पैटर्न पूछा जा रहा है और ये सब प्रश्न जो होता है रीजनिंग का सबसे हार्ड वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसे क्या है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, उस पर उसके नंबर में भी निगेटिव और पॉजिटिव करना है, +5 और -5 तब हमारा कोड मिलेगा। अगला है नीचे 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह एक समान है और एक असंगत है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 25 और 631 है। अगर 25 को स्क्वायर कर देंगे तो 625 आ जाएगा, लेकिन 31 दिया हुआ है यानी +6 इसमें करना होगा, यानी 631
31 हो जाएगा। चलिए 21 की अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 441, इसमें 6 करेंगे 447 आ रहा है। 30 और 908 के करते हैं तो ये हो जाएगा 30 के 900 हो जाएगा, अब प्लस 6 करेंगे तो 906 आ रहा है। यहाँ पर ये सही नहीं आ रहा है तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। लेकिन 22 का भी चेक कर लेते हैं, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 प्लस 6 हो जाएगा 490, यानी हमारा ये सही है। आंसर जो हमारा आ गया वो सी हो गया। क्या है आंसर हमारा, कौन सा हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आइए इसे सोल्व करते हैं। एक परिवार में 2 युगल है। क्या है, एक परिवार में 2 युगल है। कोमली के 2 बच्चे हैं। कोई अगर मान लिया कि कोमली है, अगर मान लिया कि यहाँ पर कोमली है, इनके क्या है 2 बच्चे हैं, एक तो कोई होंगे और एक और बच्चे होंगे। चलिए उसके बाद करें कि मधुरमा और ओम प्रकाश, मधुरमा जो है ओम प्रकाश की पत्नी है। मधुरिमा जो है वो किसकी पत्नी है, ओम प्रकाश की, ओम प्रकाश की। यानी हमारे यहाँ एक जोड़ा तो मिल गए हैं। पत्नी है जो कि मणि का भाई है, यानी ओम प्रकाश जो है वो क्या है, वो मणि का भाई है। ये जो हो जाएगा ये भाई है किसका, तो मणि का। क्या है, मणि का। पिंकी कोमली की बेटी है। पिंकी जो है वो कोमली की बेटी है। पिंकी जो है वो क्या है, कोमली की बेटी है। चलिए उर्मिला संजू की बहन है। उर्मिला जो है वो संजू की बहन है। कोई उर्मिला है जो क्या है, संजू की बहन है, संजू की बहन है, ये हो जाएगा बहन है। उर्मिला जो है संजू की बहन है, जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। ओम प्रकाश का बेटा है, ये जो हो गया बेटा हो गया संजू, और एक ये हो गया उर्मिला, उसकी मतलब बेटी हो गया। ओम प्रकाश की बेटी उर्मिला और संजू बेटा हो गया। तरुण मणि का बेटा है। तरुण जो है ये बेटा हो जाएगा किसका, तरुण जो हो जाएगा मणि का बेटा हो जाएगा, जो कि पुरुष है। तो मधुरमा की कोमली से क्या संबंध है। अब यहाँ पर कह रहा है 2 जोड़ा है, मणि का भी बेटा है, कोमली का भी बेटी है, और उसका कोमली के 2 बच्चे हैं, और जबकि 2 बच्चे और उर्मिला संजू की बात है तो मधुरमा ओम प्रकाश के। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि मणि और कोमली जो है वो पति पत्नी है। क्या है, दोनों पति पत्नी है, क्योंकि इनके 2 बच्चे हो गए, तरुण और पिंकी हो गए, एक बेटा एक बेटी। इधर भी एक बेटा संजू है, एक बेटी जो है वो उर्मिला है। अब प्रश्न आइए देखें, मधुरमा का कोमली से क्या संबंध है, यानी कोमली से मधुरमा के। तो ये क्या हो गया कि वो गोतनी हो जाएगी, जेठनी, देवरानी, नहदत भाभी जो भी है वो हो जाएगी। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से जो है वो संबंधित है। तब प्रफुल्लित, उदास, शांत करना, तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर है भड़काना। प्रफुल्लित का जो है विलोम शब्द उदास, शांत करना का जो होगा वो है भड़काना। क्या है, भड़काना। अगला प्रश्न है, गेल द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, गेल द्वारा, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। गेल द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मई 2024 ईस्वी में मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, क्षोभ मंडल के बारे में, और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है। इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस परत को ट्रोपोस्फीयर के रूप में भी नामकरण किया गया है। क्षोभ मंडल पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो बाष्पीकरण, संघनन, बर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिम, वर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादल की गरज, तड़ित झंझावात, चक्रवात आदि घटना जो है इसी मंडल में घटित होते हैं। अगला है, मंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। क्या है, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। क्या है, महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में। ओम्बुड्समैन शब्द सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में प्रयोग किया गया था। ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल कहा जाता है। केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में लाया गया था और 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया।
पिनाकी चंद्र घोष जो भारत के प्रथम लोकपाल थे। अगला है ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली, सी राजगोपालाचारी, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सी.एच. भाभा आदि जो है वो शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 ईस्वी को मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ ली थी। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। पुनर्गठन के बाद कांग्रेस के 9 सदस्य और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। और अंतरिम मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य और जो विभाग की बात करते हैं तो लियाकत अली को वित्त मंत्री मिला था, बलदेव सिंह को रक्षा, जगजीवन राम को श्रम और वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापस भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का जो है वो वर्णन है। अगला है टिप्पू सुल्तान वर्ष खाली स्थान में मैसूर का शासक बना, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1782 ईस्वी में बना। वह हैदर अली का पुत्र था, जिसे मैसूर टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। वह उच्च शिक्षित थे तथा अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषा में पारंगत थे। टिप्पू ने अपने पिता हैदर अली की तरह एक कुशल सैन्य बल के उत्थान एवं रख रखाव पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। टिप्पू अंग्रेज के कट्टर शत्रु एवं एक महान कूटनीतिज्ञ थे, जिसने वर्ष 1997 में जैकोबियन क्लब की स्थापना के लिए श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों का समर्थन दिया था। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुआ था, लेकिन 17 अप्रैल 1799 को चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध शुरू हुआ और 4 मई 1799 को टिप्पू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए। टिप्पू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया एवं फिर जनरल हैरिस ने। टिप्पू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया और फिर जनरल हैरिस ने। अगला है 2 वस्तुएं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य में 40% बढ़ाया जाता है और दूसरी वस्तु के मूल्य में X% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्यों का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो X का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो हमें क्या है, पहली वस्तु को 40% बढ़ाया गया है। अगर मान लिया कि पहली वस्तु जो है क्या है 3/, है मान लेते हैं, इसमें क्या है 140/100 किया गया है। अब बटा दूसरी वस्तु क्या था, यदि 2/, उसमें से X% घटाया गया, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस X बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर आया कितना 7/3 आया। बस इसे हमें हल करना है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 गुना 100, 4.2 गुना 100 बटा 200 माइनस 2x बराबर 7/3। ये हो जाएगा 1400 माइनस 14x बराबर 12.6 गुना 100। कैलकुलेट कीजिएगा, 14x बराबर हो जाएगा 1400 माइनस 1200, 60x बराबर हो जाएगा 140/14 यानी 10। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100 तथा A5 - 100 का औसत जो है वो क्या होगा? तो 5 निरीक्षणों को पहले तो औसत निकालेंगे, तो वो औसत कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5/5 हो जाएगा। यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा, वो n के बराबर हो जाएगा। नए 5 की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा नए वाला, तो ये हो जाएगा A1 - 100 प्लस A2 - 100 प्लस A3 - 100 प्लस A4 - 100 प्लस A5 - 100 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो हो जाएगा, इसे एक तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5/5। अब माइनस कितना है 100 100 100 100 5 में तो 500, अब बटा कितना है 5 है। अब इतना के जगह पर हमारे पास मान कितना आया है, बराबर n के बराबर आया है, तो इसे n माइनस 500/5 कर सकते हैं। यानी इसे लिखा गया है कितना n माइनस 500/5, यानी ये हो गया n - 100, क्या है n - 100।
तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, n-100 डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। आंसर हमारा 16 के डी होगा। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का जो है 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x कोई राशि है, वो 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 5x हो जा रहा है। तो अगला 3 वर्षों में क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। तो अगला 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो 25x गुना 5 कितना हो जाएगा, 125x। यानी यहाँ पर स्वयं के x 125 हो गया, तो जुड़ जाएगा 3 + 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 12, 9 वर्ष। कितना हो गया, 9 वर्ष। आंसर जो हमारा आ गया 9। एक मेथड तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। एक और है कि 5 के पावर 1 बराबर 3 वर्ष। क्या है, 5 गुना होता है वो 3 वर्ष में, 125 गुना हो जाएगा 5 के पावर 3 यानी 3 गुना 3 वर्ष, यानी ये हो जाएगा 9 वर्ष में। कितना, 9 वर्ष में। अब इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है आसान है, आप इस तरह से बनाइए, आसान पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, एक गेंदबाज ने 15 लगातार मैचों में 0-3-2-1 5-3-4 5-5 2-2 0-0-1 तथा 2 विकेट लिए हैं। तो दिए गए डाटा का माध्यिका क्या होगा। क्या है, माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आइए आरोही क्रम में सजाते हैं, 0-0-0-1-1-2-2-2-2 3-3 4-5-5-5, इस तरह के आरोही क्रम में सजा ली। हमारे पास जो n है वो कितना है, 15 गो है, यानी विषम संख्या। ये 15 जो है ये विषम संख्या है। तो माध्यिका बराबर हम लोग जानते हैं, माध्यिका बराबर कि n + 1/2 जो है वो पद होगा, यानी 15 1 16 16/2 8वां पद होगा। क्या है, 8वां पद। 8वां कौन सा हो रहा है, तो 3 3 6 और 2 8, ये आ रहा है हमारा 2। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। माध्यिका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नीचे दिए गए आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो ये बचत का है, व्यक्तियों की संख्या। दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है, माध्यक जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसमें n व्यक्तियों की संख्या जो है वो कितना है, 14 है। क्या है, n व्यक्तियों की संख्या सबको जोड़िएगा, 3 1 4 4 8 2 10 2 12 2 14 व्यक्ति है। तो n/2 बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7 हो जाएगा। अब माध्यक जो होगा वो क्या होगा, 7वां पद होगा प्लस 8वां पद होगा बटा 2। 7वां जो अगर की बात किया जाता है तो ये 20 है, प्लस 8वां भी 20 बटा 2 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। यहाँ 7वां पद इस तरह होगा कि 1 + 3 कितना हुआ, 4। 4 जो होगा 8 7 और 8 जो है इसी में है। क्या है, इसी में। तो इसीलिए ये 20 को लिया गया। माध्य बराबर 7वां पद और 8वां पद लेना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 से भागा दे दीजिए, 20 + 20/2 20 हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। यदि रंगाई की दर 28 रुपये पर वर्ग सेंटीमीटर है, तब शंकु की बाह्य रूप से रंगने की लागत क्या होगी। तो यानी शंकु को हमें क्या करना होगा, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो πr/l होता है। पाई तो 22/7 है, r दिया हुआ है 10 है, लेकिन l हमारे पास नहीं दिया हुआ है। जबकि ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, त्रिज्या जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है l जो है निकल जाएगा। l बराबर होता है √24 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है, 26 सेंटीमीटर। तो बस इसे 10 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अरे सॉरी, 10 से करें, ये 26 जो है ऊंचाई कितना है, तो 26 से गुना कर दीजिए। आंसर हो जाएगा कितना, 22/7 गुना 10 गुना 26। ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। रंगाई का भी 28 से साथ में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22,880 रुपया। 22,880 रुपया आंसर हमारा डी हो जाएगा। सबको गुना करेंगे तो 22,880 रुपया आ जाएगा। 22/7 गुना 10 गुना 26 गुना 28। अगला है, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान निकालना है। यहाँ पर जो दिया है 11/4 - 2/3 का 9/8 प्लस 11, प्लस कहते हैं भागा क्या है, 11 है। अब यहाँ 11/4 तो लिख दीजिए, और यहाँ पर माइनस में 2/3 का 3 जो है ये गुना में हो जाता है 4, यानी 3/4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना,
ये हो जाएगा भागा कितना है 11 है, क्या है 11 है। अब ये 11/4 अब -3/4 और इसे जब करेंगे 11 से भागा देंगे, यहाँ पर भागा नहीं होगा, अगर भागा होगा तो हमारा जो है वो आंसर इससे मैच नहीं करेगा, यहाँ पर जो होगा वो प्लस होगा, क्या है प्लस होगा। अगर यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, अगर इस पे करते हैं तो 11/4 -3/4 अब +11 हो जाएगा। यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, 11 -3 अब +11 × 44, क्या है 44। 11 55 में से 3 चला गया, कितना हो गया 52, 52/4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 26 हो गया और ये 13 हो गया। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है 13, 11 का जो आंसर आ जाएगा, अच्छा सॉरी 21 नंबर का जो आंसर कितना आ जा रहा है 13, आंसर हो जा रहा है ए। अगला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन उस लंब वृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा किसका, बेलन का आयतन, क्या है बेलन का आयतन हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1/3 πr² बराबर πr²h। मान रख दीजिए 1/3 × r² × 16, क्या है 16 बराबर होगा 10 × 10 × 48। r² बराबर हो जाएगा 4800 × 3 अब बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो r बराबर होगा √900 बराबर 30 सेंटीमीटर होगा, क्या है 30 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 2 × r यानी 2 × 30 बराबर कितना 60 सेंटीमीटर, क्या है 60 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आंसर हो जाएगा आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, क्या है आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण में प्रकाशीय तंतु संरचना में प्रकाश की किरणों का बार बार जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, पूर्ण जो है आंतरिक परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, कौन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी थर्मोप्लास्टिक है। नायलॉन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन जो है वो सभी थर्मोप्लास्टिक है। समान एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है, समान एवं शांत श्वसन को, और इसका आंसर हो जाएगा बी यूपनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है यूपनिया कहा जाता है। यूपनिया मनुष्यों सहित सभी स्तनधारियों में प्राकृतिक श्वास है। प्लोपनिया तेजी से सांस लेने की स्थिति है, प्लोपनिया जो है तेजी से सांस लेने की स्थिति है। और स्लीप एकेप्निया से पीड़ित व्यक्ति की सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, क्या है रुक जाती है। अगला प्रश्न है गणितीय चिन्हों का वही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, इसका सही आंसर 26 के हो जाएगा बी। बी को रखने पर जो है हमारा ये समीकरण सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। कथन है सभी फूल सुंदर है, सभी जो है ये फूल है जो क्या है सुंदर है, ये हो जाएगा सुंदर है, सभी फूल जो है सुंदर है। उसके बाद कह रहा है वैदेही सुंदर है, यानी वैदेही जो है वो सुंदर है, ये जो है वैदेही सुंदर है। वैदेही एक फूल है, ये गलत है। कुछ सुंदर फूल है, बिल्कुल सही, कुछ सुंदर फूल है, तो ये सही है। आंसर हमारा 27 के हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण कर रहा है, वैदेही के बारे में ऐसा कोई भी नहीं, सिर्फ कह रहा है वैदेही सुंदर है, तो वो अलग हो जाएगा। यह बताएं कि दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला भी उन दोनों के बीच में आते हैं। तो क्या है RUST है, क्या है RUST है। अब इससे काउंट करेंगे तो RS नहीं हो रहा है, T भी नहीं आ रहा है, U से करेंगे तो नहीं हो रहा है, S और T का जो है हमारा हो रहा है, क्या है T का हो रहा है। तो आंसर जो हमारा है 1 हो जा रहा है, क्या है 1, 28 के A हो जाएगा। चलिए भागना चलना, इसका आंसर जो हो जाएगा भारी वर्षा बूंदाबूंदी, क्या है भारी, भागना जो मतलब तेजी से है, चलना धीरे धीरे, भारी वर्षा मैंने बहुत वर्षा, बूंदाबूंदी मतलब छोटा सा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जिस प्रकार भागने के लिए चलना पड़ता है उसी प्रकार भारी वर्षा में पहले बूंदाबूंदी होती है, ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृति से अलग है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। बी में 5 क्षैतिज रेखा है, क्या है 5 क्षैतिज रेखा है और 4 जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में 4 क्षैतिज रेखा है और 5 ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो है ये 5 जो है ये इस तरह है और यहाँ जो 4 है वो इस तरह है, क्या है 4 जो है वो
इस तरह ये और ये। अब बाकी सब में आप देखिएगा यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 4 5 है, तो अंतर यही हमारा आता है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच संबंध को अच्छे से दर्शाता है? तो ये हो जाएगा एशिया, इसी के अंदर जो आ जाएगा क्या है भारत, और इसी के अंदर जो आ जाएगा कौन सा राजस्थान, क्या है राजस्थान। तो आंसर हमारा हो जाएगा 31 के बी हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। 32 नंबर का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में एक आकृति दूसरे का जल प्रतिबिंब है, जबकि विकल्प डी में दर्पण जो है प्रतिबिंब है। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है, और इसका आधारित है तो आंसर हो जाएगा डी, सभी पर, उदारीकरण पर भी, वैश्वीकरण पर भी और निजीकरण पर भी, ये तीनों पर है। वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने एक नई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किया, जिसे नई आर्थिक नीति का नाम से जाना जाता है। 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित की गई इस नई औद्योगिक नीति ने देश में बृहत आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की। नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स विथ एग्रो फॉरेस्ट का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना है। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ग्राफीन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केरल में की गई है। क्या है? केरल में की गई है। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र ग्राफीन सेंटर इंडिया इनोवेशन को केरल के कोच्चि के मेकर्स गांव में शुरुआत की गई है, और भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में ही स्थित है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुल्तान जैनुल आबदीन। क्या है? सुल्तान जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी। अष्टप्रधान का गठन जो किया था शिवाजी ने किया था। अब पेशवा अष्टप्रधान में प्रमुख था। राजा के बाद का स्थान पेशवा का होता था। अष्टप्रधान की भूमिका सलाहकार की होती थी, और छत्रपति अष्टप्रधान की सलाह को मानने के लिए जो है वो बाध्य नहीं थे। अगला है, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहारों का संबंध किस राज्य से? हरेली, कजरी और मड़ई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से। क्या है? छत्तीसगढ़ से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कितनी बार संशोधित किया गया है? प्रस्तावना को तो अभी तक एक बार किया गया है। 39 का हो जाएगा ए। कब किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन। क्या है? 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 के द्वारा इसे संशोधित किया गया था, और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है वो जोड़ा गया था। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या हो जाएगा? तो लगातार मतलब x, x+2, x+4 इस तरह का है जो है, x+10 तक है। और सबको अगर हम जोड़ेंगे x+2 प्लस x+4 इस तरह का जोड़ेंगे x+10 तक, तो ये 6 लगातार है, इक्वल टू जो हो रहा है 11 आ रहा है। औसत क्या है? 11। इतना बटा 6 बराबर 11। जब जोड़ेंगे सबको तो 6x आएगा प्लस 30, ये 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा 36/6 बराबर 6 आंसर आएगा। क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 से शुरू होगा और जाएगा कितना? 16 तक जाएगा। नेक्स्ट है, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो क्या है? 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लगेगा? तो 580 तो प्लेटफॉर्म का है, एक ट्रेन की भी लंबाई जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। क्या है? 1000 मीटर, और 120 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहा है, तो हमारे पास जो है समय लगेगा कितना? 1000 और बटा क्या हो जाएगा? 120, जबकि इसे करना है 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल जाते हैं, क्योंकि 1000 ये मीटर में डालें तो ये हो जाएगा 5/18 से इसे क्या करना होगा? बदलना होगा किलोमीटर को 5/18 से। तो हमारे पास जो हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो ये हो जाएगा 1000 और गुना 18 ऊपर चल जाएगा, 12×5 = 60, 600 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी और ये 5 दूनी और ये छोटिया 18, 6×5 = 30 सेकेंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा 41 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज का आधार है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का आधार है, तो माना की ऊंचाई h है।
हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। क्या है? आधार गुना ऊंचाई, यानी 288 बराबर 2h गुना h। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो h बराबर जो आ जाएगा 12। क्या है? 12। तो यहाँ जो हो जाएगा h बराबर 12, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? आधार बराबर 2h, यानी 2 गुना 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या है? 24 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया है। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया है तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा? 23 प्लस 11 बराबर 34 हो जाए तथा 32 प्लस 12 जो हो जाए 44 हो जाएगा। तो योगफल में वृद्धि जो है वो 44 माइनस 34 यानी 10 हुआ है। तो औसत में वृद्धि जो है वो 10, कितना था? 100 वस्तुओं का था, 10/100 यानी 0.1। तो सही माध्य क्या हो जाएगा? सही माध्य जो है वो 30 था पहले, अब उसमें से 0.1 घट जाएगा, ये हो जाएगा 29.9। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 23 और 11 जो 34 के बजाय 32 और 12 लिखा गया, यानी 44 ले लिया गया। 10 बढ़ गया है, 10 बढ़ने पर माध्य 30 आया था। तो अब वो जो 10 बढ़ा है कितना में? 100 में, तो 0.1 बढ़ गया है किसमें? औसत में, तो उसे घटा देंगे 29.9 आ जाएगा। 44 नंबर प्रश्न करा कि एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी है जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित होना चाहिए? तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो है 5:4 है, और इसे करना है 5:5, यानी 4 को जो है 5 करना है, 1 करना है। ठीक है, तो 9 यूनिट जो है, पहले से 9 यूनिट बराबर कितना था? 468 था। तो 1 यूनिट बढ़ाना है, तो 1 यूनिट पर निकालना है, तो कितना होगा? 468/9 बराबर 52। क्या है? 52, यानी 52 जो है और ऐड करना होगा। क्या है? लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना करने के लिए कितने लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित करना होगा? 52, क्योंकि यहाँ जो हम लोग अंतर देख रहे हैं वो 1 ही यूनिट का है, तो 52 है। 11, 9, 18, 35, 42, 26, 4, 19 और 31 की सीमा क्या है? सीमा क्या है? तो सीमा बराबर जो होता है, ध्यान रखें ये सब प्रश्न पूछा जाता है। सीमा बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्या है? न्यूनतम मान होता है। तो इसमें उच्चतम मान कौन सा दिख रहा है आपको? दिख रहा है 42, तो ये जो हो जाएगा 42। अब माइनस न्यूनतम कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो 42 माइनस 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा 38। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। अब आते हैं 46 नंबर प्रश्न में। 46 नंबर प्रश्न करा कि एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था? तो सबसे पहले तो हमें क्या है? एकल छूट निकालना होगा। एकल छूट, तो एक पहले 25 था, फिर 8 है, -25 माइनस 8/100 बराबर ये हो जाएगा 31%। क्या है? 31% को। अब क्या है? MP/CP बराबर जो होगा 100 प्लस P/100 माइनस D हो जाएगा। 100 माइनस D, यानी 100 प्लस उसे लाभ कितना हो रहा था? 17.3 हो रहा था, बट्टा 100 माइनस 31, तो ये हो जाएगा 117.3/69। अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो होता है वो होता है MP/CP बटा क्या होता है? CP अगुना जो है वो 100, यानी 117.3 माइनस हो जाएगा 117.3 माइनस 69, अब बटा कितना में निकालना है? 69 में, अगुना 100, तो ये हो जाएगा कितना? 48.3 अब बटा 69 गुना 100 बराबर आ जाएगा 70%। क्या है? 70%, यानी कह रहा है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था? तो वो 70% जो है अधिक रखा गया था। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है दिया हुआ है x-2, x-4 और x है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर जो होता है x-2 के स्क्वायर प्लस x-4 के स्क्वायर बराबर होता है x²। इसे हल करते हैं। x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर x²। x² माइनस 12x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या है? 0 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। x का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 2 नहीं हो सकता है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होगा,
ये हो जाएगा कितना, x बराबर जो है 2 ऋणात्मक हो जाएगी। त्रिभुज की जो भुजाएं होगा वो 8 होगा, 6 होगा और 10 होगा। 2 नहीं ले सकते क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 6 और 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 24, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान का पता लगाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन से पता लगाया जाता है। अगला है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या कहते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अगला है, जीवों की आनुवांशिकी दुष्प्रभाव किस प्रदूषण से होगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, परमाणु से। क्या है, परमाणु से। जीवों के आनुवांशिक दुष्प्रभाव परमाणु प्रदूषण से होगा। परमाणु विस्फोट एवं दुर्घटनाओं से जल, वायु एवं भूमि का प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रभाव से जीन एवं गुणसूत्रों पर प्रभाव जो जीवों पर आनुवांशिक प्रभाव डालते हैं। परमाणु प्रदूषण से विकलांगता एवं अपंगता होती है। परमाणु प्रदूषण से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्लड रिलेशन का है कि एम एन की बहन है, आर एम की भांजी है तथा टी आर की माँ है, एन का टी से क्या संबंध है। यानी कह रहा है कि एम जो है वो बहन है किसकी, तो वो है एन की, एन की बहन है। उसके बाद कह रहा है आर एम की भांजी है, आर जो है वो किसकी है, एम की भांजी है, यानी एम की ये हो जाएगी भांजी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर एम की भांजी है तथा टी आर की माँ है। टी जो है वो आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है। एन का टी से क्या संबंध है, एन का टी से क्या संबंध है, तो ये हो सकता है भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। क्या है, बहन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम जो है आर की भांजी है, तो आंसर जो हमारा है ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाई है या बहन है, लेकिन ये भाई या बहन होगा। 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 2 दिन मिलाकर एक कितने दिन होंगे, 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक के। तो यानी 1 फरवरी से 1 मार्च तक के अगर हम देखेंगे, 1 फरवरी से 1 मार्च तक के, इसमें कितने दिन हो जाए, तो ये 29 दिनों की संख्या हो जाए। क्या है, 29 दिन। अब प्लस जो है मार्च कितने के है, 31 का है। क्या है, 31 का, तो 29 से 31 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 29 इसलिए लिए हैं कि 2000 जो है वो लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है, यानी अधिवर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो उस श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर दिया हुआ बाई, 9, Q, 0। उसके बाद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ U, 6, P, 1 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है R, 4, R, 1 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है P, 3, O, 2 दिया हुआ है। अब देखना है कि ये किस पैटर्न पे है, तो इसके आगे वाला पैटर्न कैसे होगा। तो यहाँ देखिए 22 से U गया है, 22 से जो है U गया है -4 किया गया है, और U से R किया गया है -3 किया गया है, R से P गया है -2 किया गया है। तो ये क्या किया जाएगा, -1 करेंगे तो हमारे पास जो होगा P से -1 करेंगे तो O होगा। क्या है, O हो गया। चलिए दूसरे पैटर्न देखते हैं। 9 से 6 गया है -3, 6 से 4 गया है -2, 4 से 3 गया है -1, और 3 से -0 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0, 3 हो जाएगा हमारा, 2 तो मिल गया। चलिए तीसरा देखते हैं किस तरह है। Q से P गया है, Q से जो है वो P गया है, तो हमारा क्या हुआ, -1 है। P से R है, P से R जो है +2 चला गया है, यहाँ से देखिए -2, -1 से +2 हो गया है। अगला है R से O है, -3 चला गया है। अगला क्या होगा, +4 होगा। क्यों होगा कि 1, 2, 3, 4 तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, तो अगला जो होगा +4 होगा। तो ये हमारा जो आ जाएगा S आ जाएगा, यानी इसी से जो है हमारा आंसर मिल जा रहा है, बी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 व्यक्तियों प्रेम, अमित, राम, श्याम, तरुण और उमा ने एक ही वर्ष अलग अलग महीनों यथा जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्राएं की। प्रेम ने सितंबर में यात्रा की, प्रेम जो है वो सितंबर में यात्रा की। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, मंथ का नाम लिख लिए, ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और एक है दिसंबर। प्रेम जो है वो कब गया,
तो वो किया सितंबर में। क्या है? सितंबर। प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक मार्च, जुलाई, सितंबर और एक है दिसंबर। प्रेम जो है वो कब गया? तो वो किया सितंबर में। क्या है? सितंबर। प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति, इधर तो नहीं हो सकता लेकिन इधर हो सकता है, तो यहाँ पर जो है उमा हो जाएगी। उमा यात्रा की मार्च में, इसमें एक व्यक्ति है। तरुण और अमित के बीच किसी ने भी यात्रा नहीं की। तरुण और अमित का, तरुण और अमित का, तो ये जो दोनों हैं तरुण हो जाएगा और ये हो जाएगा अमित हो जाएगा। इधर उधर भी हो सकता है लेकिन आगे से पता चल जाएगा कि किधर उन्होंने नहीं किया। अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद की, तो यानी अमित जो है तरुण के बाद की, यानी तरुण जनवरी में किया, अमित फरवरी में यात्रा की। अमित और राम के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। अमित और राम के बीच, अमित और राम के बीच 2 से अधिक व्यक्ति, तो 2 से अधिक तो जुलाई में तो हो नहीं सकता है, दिसंबर में हो सकता है कि राम किया है। तो बच गया एक जो है वो जुलाई में कौन किया? तो वो किया श्याम। क्या किया? श्याम। तो इसमें से किसने जुलाई में यात्रा की? तो श्याम ने। क्या है? श्याम ने। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, कथन करा कि यदि के देश के भेड़ों को उसके पड़ोसी देश क्यू की भेड़ों के साथ वर्ण संकरित यानी क्रॉस ब्रीड किया जाता है तो उत्पादित ऊन की गुणवत्ता दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ों की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, भेड़ की किन्हीं 2 नस्लों को सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ संकरित ब्रीड किया जा रहा है। दूसरा, जब वर्ण संकरित भेड़ों का ऊन बाजार में सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो इन दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ से उत्पादित ऊन की मांग कम हो सकती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, दी गई जानकारी से केवल 2 जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। कथन है कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। तर्क, हाल ही में एक लोकप्रिय गायक की मौत की धमकी भरा पत्र मिलने के 1 हफ्ते बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मशहूर हस्तियों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए जाना जाता है और कईयों को लुप्तप्राय जानवरों की गलत तरीके से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तर्क सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता जबकि तर्क 1 कथन का समर्थन कर रहा है, क्योंकि मौत की धमकी भरा पत्र मिलने के 1 हफ्ते बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक की लाइसेंस के आवेदन किया। तो यहाँ पर जो हो सकता है वो सी जो है, कथन जो है 1 जो है समर्थन करता है। पहले तर्क से घटना का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा उठाया गया कदम जो आत्मरक्षा के लिए है वो सही है। यह पूरी तरह से तर्क 1 कथन का समर्थन करेगा। अगला है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना है? प्रत्येक बॉल की 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। 3 लोहे की बॉल का कुल वजन 2 लोहे की बॉल के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। या तो कथन 1 पर्याप्त है या 2, दोनों में से कोई होगा तब। अगर एक बॉल का वजन कितना होगा तो 5 गुना 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोग्राम है 1/4 का, तो 4 तो 20 केजी, 20 केजी हो जाएगा, तो 10 बॉल का हो जाएगा। 10 गुना 20 बराबर 200 केजी। दूसरे से भी निकल जाएगा कि 3 बॉल का वजन माइनस 2 बॉल का वजन बराबर 20 केजी, तो भी निकल जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। जॉन रस्किन का जो बुक है अनटू दिस लास्ट, ये सही है। जियोबन्नी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी है, सही है। पॉमर एंड परकिंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये गलत है। क्या है? ये हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदुस्तान की कहानी, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियां आदि पुस्तकों की रचना की है। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 159वें स्थान पे। किसने? 159वें स्थान पे। और यह सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिलिस्तीन में कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा वादन के लिए प्रसिद्ध है। कंजीरा यानी खुंजारी के रूप में जाना जाने वाला फ्रेम ड्रम का दम है जो दक्षिण भारत में हुआ है और यह एक परिवार से संबंधित है। अगला है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई
माझदायन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। आंसर जो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदौन जी। सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग ने किए थे, यंग इंडिया को मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई माझदायन जो है वो है नौरोजी फुरदौन जी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने 18 अगस्त 2023 को भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाना है। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वर्गीज कुरियन। के वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन भारत में एक सामाजिक उद्यमी थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के अरबों लीटर विचार ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी फार्मिंग को भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर उद्योग और सभी ग्रामीणों का आय का 1/3 प्रदान करने वाला सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र बना दिया। अगला है, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। चाय की पत्तियों को संसाधित करने के लिए जीवाणु बैक्टीरिया की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक ऑक्सीकरण शुष्क किण्वन प्रक्रिया है। इसके दौरान पानी के अवशोषण बंद हो जाता है और रंग जो है वो समाप्त हो जाता है। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। अगला है, किसी कार्य को करने में सी ए से दुगुना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़ो जैसे ए बी, बी सी और सी ए में कार्य करते हैं, जिनमें से पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, तो इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले ए और सी का जो हमें क्षमता निकालना है, तो 1:2 होगा। क्षमता जो होगा 1:2। अब सी को कार्य करने में लगा समय जो है हाफ दिन। क्या है? हाफ दिन। तो बी को कार्य करने में लगा समय कितना होगा? हाफ इंटू 3 बराबर 3/2 दिन। तो बी की क्षमता जो है, बी की क्षमता कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्या है? 2/3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्षमता आ गया ए, बी और सी का कितना? 1:2/3:2 आ गया, यानी 3, 2 और 6 आ गया। हमारे पास क्या है? ये क्षमता आ गया। अब हमें निकालना है कि कुल कार्य जो है वो कितना है। तो ए की क्षमता गुना समय। ए की क्षमता कितना है? तो ए की क्षमता जो है 3 है और समय कितना लगाता है? 10 दिन, यानी 30 जो है यूनिट टोटल जो हमारे पास कार्य है, ये जो है वो कुल कार्य है। अब कह रहा है ए और बी का कार्य करने में लगेगा कितना? ए प्लस बी करेगा तो ये हो जाएगा कितना? 3 + 2 यानी 5 यूनिट। उसी तरह बी प्लस सी करेगा तो कितना? 8 यूनिट। क्या है? 8 यूनिट। और सी प्लस ए करेगा तो कितना यूनिट है? 9 यूनिट। क्या है? 9 यूनिट। अब ये 5 यूनिट, 8 यूनिट और 9 यूनिट टोटल तो है कितना? 30 यूनिट तो है ही। और उसमें से कितना? 8 × 5 = 13 और 13 और 9 कितना हो गया? 13 9 हो गया 22 यूनिट काम जो है हमारा हो गया। तीनों एक एक बार किया तो 22 यूनिट का। चौथे दिन जो है ए प्लस बी कार्य करेगा, यानी 5 यूनिट कार्य करेगा, यानी 22 और प्लस 5 कितना हो गया? 27 यूनिट। यानी चौथे दिन जो हो गया ए प्लस बी का कार्य हो गया। अब 5वें दिन जो है वो कौन करेगा? 5वें दिन जो है वो करेगा बी प्लस सी। और बच रहा है कितना? 27 यूनिट बच रहा है, 30 में 3 ही यूनिट बच रहा है। तो 3 यूनिट और क्षमता कितना है? तो ये 8 है, तो 3/8 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो हो जाएगा कुल समय कितना आया? तो 4 दिन तो पहले तीनों एक एक दिन किया, 1 + 1 + 1 किया, फिर ए बी दोबारा किया तो 1 दिन, प्लस अब जो किया ये 3/8 हो जाएगा। यानी हमारे पास हो जाएगा 4 + 3/8 दिन, यानी 4.3/8 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण जो है 4x² + bx + 1 = 0 के मूल बराबर है। तो यहाँ क्या है? 4x² - bx + 1 = 0 के मूल बराबर होंगे यदि b² - 4ac = 0 हो जाएगा। यानी b² - 4 × 4 × 1 = 0। क्या है? 0। तो b² बराबर हो जाएगा 16, तो b बराबर हो जाएगा ±√16 यानी 4 और कितना हो जाएगा? -4। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। एक टंकी के 3 पाइप ए बी और सी, ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे में और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं, बी और सी, ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे में और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को पूर्ण रूप भरने में कितना लगेगा? ए जो है वो 4 घंटे में भरता है, बी 3 घंटे में और सी जो है 2 घंटे में खाली करता है। अगर इसकी 12 हो जाएगा एलसीएम तो इसकी क्षमता 3 है, 4 है, 6 है। 6 है जो कि निगेटिव में है, क्या है? निगेटिव में है। तो तीनों पाइपों द्वारा एक साथ टंकी भरने में कितना लगेगा? तो 12 को करना है 4 + 3 माइनस 6 यानी 12/7 माइनस 6 यानी 12 घंटे, क्या है? 12 घंटे लग जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? 2.34 + 6.01 माइनस 3.86 भागा 1.91 प्लस जो है 2.01 गुना 4.02 है। अब निकटतम लगभग मान ज्ञात करना है तो सिंपल सा रख दीजिए, 2 + 6 - 4 भागा 2 + 2 गुना 4। निकटतम है तो आप दशमलव को हटा के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 + 6 - 2 + 2 गुना 4 यानी ये हो जाएगा कितना? 16 - 2 = 14। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पे है कि √0.04 प्लस √6.25 प्लस √12.25 माइनस 8.2 का मान क्या होगा? तो √0.04 को लिख सकते हैं 0.2 है, प्लस 6.25 के 2.5 लिख सकते हैं। अब 1225 के होता है 35 के स्क्वायर होता है तो ये 3.5 माइनस 8.2 ये हो जाएगा 6.2 माइनस 8.2 बराबर -2 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि a² - 4a + 1 = 0 है तो a² + 1/a² का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है क्या है? a² - 4a + 1 = 0। a कॉमन लेते a - 4 + 1/a = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा a + 1/a बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। a + 1/a बराबर कितना हो गया? ये 4 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे तो a² + 1/a² बराबर होगा 4² - 2 बराबर 16 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5 बटा जो है 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? क्या है? वैसे RS बराबर 1 निकटतम लेना है, 1 रुपये निकटतम लेना है। तो मिश्रधन बराबर हमारे पास जो हो जाएगा, मिश्रधन बराबर सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए। 10,000 जो है हमारा क्या है? राशि है, उस पर जो है 1 + 14/100 प्रति वर्ष के दर से 2.5/7 यानी ये हो जाएगा 2 वर्षों का। इंटू हो जाएगा 1 + 14 गुना 5/100 गुना 7 कर दिया गया है जो 5/7 वर्षों के लिए है। बस इसे हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 10,000 × 57/50 गुना 57/50 गुना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ये 14/100 गुना 5/7 जो है वर्षों का है। 14% प्रति वर्ष जो था उसी में 5/7 वर्षों का ये किया गया है। इसको अलग से कर दिए हैं और ये स्क्वायर जो है 2 वर्षों का अलग से किए हैं। और इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाइएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चल जाएगा। जो फार्मूला में उससे थोड़ा सा सिंपल बनता है। ये हो जाएगा 2 गुना 57 गुना 57 और गुना 11 बटा क्या हो जाएगा? 5 यानी हो जाएगा 71,478/5 यानी हो जाएगा 14,295.5। अब निकाल क्या है? वार्षिक ब्याज रूप से सही हो जाता है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 1429.5 से 10,000 हमें घटा देना है। ये हमारा आ जाएगा कितना? 4295.6 यानी 4296। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्भुज जो है ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है जो भुजाएं AB, BC, CD और AD को क्रमशः P, Q, R और S बिंदुओं को स्पर्श करता है। यदि BP बराबर 4 सेंटीमीटर, SD बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो DC की जो लंबाई होगा वो होगा। प्रश्नानुसार यहाँ फिगर ड्रा कर दिया गया है। PB बराबर जो हो जाएगा BQ बराबर हो जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर।
QC बराबर हो जाएगा BC माइनस BQ बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो SD बराबर हो जाएगा DR बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर तथा QC बराबर हो जाएगा QC बराबर कितना हो जाएगा RC बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो DC बराबर DR प्लस RC बराबर होगा 6 प्लस 3 बराबर क्या होगा 9 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी शैवाल। क्या है, शैवाल जो है स्वपोषी होता है। शैवाल पर्णहरित युक्त पौधे हैं। इनके थैलस में वास्तविक जड़ें, तना तथा पत्तियां आदि नहीं होती है, अतः इन्हें थैलोफाइट वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। पाश्चुरीकरण द्वारा दूध का क्या नष्ट हो जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी पैथोजेनिक जीवाणु। क्या है, पैथोजेनिक जीवाणु। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दूध को जो है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं, या 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकेंड तक गर्म करके तुरंत जो है वो ठंडा किया जाता है। आईपी के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑक्टेट। क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। एक आईपी एड्रेस में जो है कितना बीट होते हैं, तो 64 बीट होते हैं। क्या है, 64 बीट होते हैं। चलिए सवाल है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है, और ये है जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं से अलग होती है। सवाल का जवाब देने के लिए केवल कौन पर्याप्त है ये हमें बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, अकेले एक पर्याप्त है, जबकि अकेले दो पर्याप्त नहीं है। तो आंसर हमारा 76 के 1 हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में मेडिकल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पोलिस को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं MEDICL, मेडिकल को MEIDCAL है। यहाँ देख रहे हैं M से M किया गया है, E से E किया गया है, लेकिन D को यहाँ किया गया है, I को यहाँ किया गया, C को यहाँ, A को यहाँ और L को यहाँ किया गया, लेकिन बीच वाले को सिर्फ तिरछे तिरछे कर दिया गया है। तो पुलिस को अगर हम देखते हैं, पुलिस को यहाँ पर हो जाएगा क्या है, तो P को P लिखेंगे, O को एक लिखेंगे, यहाँ पर I लिख देंगे, L यहाँ लिख देंगे, यहाँ C रहने देंगे, यहाँ E रहने देंगे। आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है, C। अगला प्रश्न है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, देखने में लग रहा है काफी इजी है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल है। कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जा रहा है, तो इधर लिख दीजिए उत्तर पूर्व। क्या है, उत्तर पूर्व। अगर ये उत्तर पूर्व है तो या तो इधर जो होगा ये पूरब होगा, या इधर जो होगा ये पूरब होगा। मैंने अगर उधर पूरब है तो ये इधर उत्तर हो जाएगा, लेकिन अगर इधर पूरब हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसे मान लीजिए उत्तर मान लीजिए, और इधर मान लीजिए पूरब, तो ये उत्तर पूरब हो गया। अब पूरब के अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। क्या होता है, पश्चिम होता है। और उत्तर के अपोजिट क्या होता है, उत्तर के अपोजिट जो होता है दक्षिण होता है। क्या है, दक्षिण होता है। और उत्तर पूरब के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है। क्या है, दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम। तो इससे प्रश्न में क्या होता है, दक्षिण पूरब दक्षिण हो जाता है। अगर मान लिया कि पहले अगर था क्या था, ये दक्षिण पश्चिम था, जो ये अभी दक्षिण हो जा रहा है ना, ये यहाँ पर, तो ये दक्षिण हो जाता है, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम हमारा जो है ये है वो किधर हो रहा है, इधर। तो ये उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 78 के ए हो जाएगा। यानी प्रश्न से हमें बनाना है, लेकिन जो कंपेयर करना है ये मेन से करना है। ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है क्या है, दक्षिण, और ये है हमारा पूरब। पूरब है ये जो मेन है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है उत्तर पूरब पश्चिम हो जा रहा है, और दक्षिण कौन हो रहा है, दक्षिण पूरब हो रहा है। तो हमारे पास जो है वो निकल जाएगा कौन सा, पश्चिम किधर हो जाएगा, तो पश्चिम जो है वो इधर हो जाएगा। ये उत्तर पूरब हो जाएगा, ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम जो है वो उपयुक्त है। क्या है, सर्वोत्तम यहाँ पर जो है 79 के उपयुक्त है। तो यहाँ देखते हैं 36, 28 और 15। अगर मान लिया कि 36 में से 15 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 में से 15 घटा देते हैं तो 5, 31, 10, 21 हो जाएगा। 21 से 28 कब आ जाएगा, जब 4/3 से इसे भागा देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 28, तब ये 28 आ रहा है। क्या यही कॉन्सेप्ट दूसरा में लग रहा है, चलिए देखते हैं। 72 से 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 में से 4/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 कितना हो गया, 4 चौथिया 42 और 14 चौके 56 बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह 144 -60 कर दीजिए और इसको गुना कर दीजिए 4/3 से, तो ये हो जाएगा कितना,
60 2 80 4 84, 84 गुना 4/3 है, इसे काटिएगा 2 6 2 24 कितना है 8 28 28 गुना 4 करिएगा तो कितना 8 4 32 के 2 बाकी 3 और 4 दूनी 8 9 10 11 112। आंसर हमारा कितना हो गया ए हो गया, तो यानी 79 का हमारा आंसर ए आया। अब प्रश्न है कि 8 व्यक्ति है जो एक बैठक के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए हैं। क्या है, केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि एम एस के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। अगर एम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एस यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूसरे स्थान पे हैं जो एन के दाएं से तीसरे स्थान पे, यानी एन जो हमारा यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पे है, बाएं से दूसरे स्थान पर है जो एस और एम के बीच में बैठे हुए हैं। एस और एम के बीच में जो कौन बैठे हुए, आर है, और क्या है आर के बाएं से दूसरे स्थान पे 1 और 2, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा। अब है क्यू, ओ जो है एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, ओ जो है एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो हमारा ओ कहाँ बैठेगा, तो ओ जो बैठेगा यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, टी है, क्या है टी बैठेगा, और यहाँ पर जो बैठ जाएगा वो क्या है क्यू बैठेगा। यानी हमारा जो है बनकर आ गया 8। निम्नलिखित में कौन सी क्यू का सही स्थिति है, कौन सा क्यू का सही स्थिति है, तो एन के दाईं और एकदम बगल में जो है वो सही स्थिति है, ए हो जाएगा। श्रेणी को पूर्ण करना है, क्या है पूर्ण करना है, तो ए से जो है वो डी गया है +3 है, डी से एच गया है +4 है, एच से एम गया है +5 है, और एम से एस गया है +6 है, क्या है +6 है। चलिए बी से ई गया है, बी से ई गया है +3 है, ई से आई गया है +4 है, आई से एन गया है +5 है, आई से एन +5 है, तो अगला बार +6 जाएगा। दोनों अगर +6 करेंगे तो एस और टी हमारा बन के आएगा, आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। एम का +6 एस है, एन का +6 टी है। चलिए नीचे दिए गए में समान संबंध दर्शाते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो क्या करना है, दिया हुआ है जेड एफ आर जो है भी, जेड का जो होता है 26, एफ का 6 होता है, इसका 18, अब भी का होता है 22 होता है। अगर मान लिया कि जेड का मान लिखा गया है 1, यानी विपरीत अक्षर का मान लिखा गया, एफ का लिखा गया 21, आर का लिखा गया 9, अब भी के लिखा गया 5, यानी विपरीत अक्षर लिखा गया है। तो उसी तरह इसमें किसका विपरीत अक्षर लिखा गया है, तो आप देख लीजिए एस का जो मान होता है 19 होता है, इसका विपरीत अक्षर जो होता है वो 8 होता है। उसी तरह जो होता है सी का विपरीत अक्षर जो होता है वो 24 होता है, और एक्स जो है वो खुद ही 24 है, तो इसका विपरीत अक्षर 3 होगा। टी 20 है तो कितना होगा 7 होगा, यानी 27 जोड़ के आना चाहिए, वही विपरीत है। अगर मान लिया कि ए कितना है तो यह 1 है, तो 27 जोड़ने के लिए इसमें 26 और चाहिए, 26 से लेटर कौन होगा तो जेड होगा। सी का मान 3 होता है, जोड़ेंगे तो कितना 24 जोड़ेंगे तब 27 आएगा। 24 का मान कितना किसका होता है, 24 का मान होता है जो हमारा वो किसका होता है एक्स का होता है, तो यहाँ पर सी का अपोजिट एक्स होगा। इस तरह आप निकालें, आंसर हो जाएगा सी। 83 नंबर प्रश्न करा कि पार्श्व गायिका के एस चिन्ना और संगीतकार उद्धम सिंह कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए लता मंगेशकर पुरस्कार। क्या है लता मंगेशकर पुरस्कार। कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनगी को तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित के लिए चुना गया है, और ये एस चिन्ना और संगीतकार उद्धम सिंह को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए। निम्नलिखित में किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किए थे। फराजी आंदोलन का हाजी सरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने नेतृत्व किया था। ताइनू आंदोलन करामत अली जौनपुरी ने शुरू किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड समाचार पत्रों का खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। अगला है भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना था, ये बना था 1983 ईस्वी में। कब बना था 1983 ईस्वी में, और ये फाइनल मैच खेला गया था 25 जून 1983 ईस्वी को। क्या है 83 ईस्वी को कहाँ खेला गया था, तो ये लॉर्ड्स में खेला गया था, लॉर्ड्स में। और किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत प्लस वेस्ट इंडीज के बीच। क्या है वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। भारत के जो कप्तान थे वो कौन थे, कपिल देव। क्या थे कपिल देव थे। और उसके बाद भारत कब विश्व कप जीता, तो 2011 में जीता महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में, MSD के कप्तानी में। और T20 वर्ल्ड कप जो है भारत जीता था 2007 में और 2024 में। क्या है 2007 और 2024 में जीता।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है? व्यवस्थित करें। तो अगर हम बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। क्या है? 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अगर बात करते हैं नमक सत्याग्रह प्रारंभ दांडी मात्रा, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त। क्या है? 8 अगस्त 1942। क्या है? 1942। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 86 के सी हो जाएगा। कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रथम बार 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर की रावी नदी तट पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के कारण ऐतिहासिक दिन का यह याद रखना था। तो यह हो जाएगा गणतंत्र दिवस। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। बिसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? तो ये कहा समुद्रगुप्त को। किसे कहा? समुद्रगुप्त को। पंजाब का नेपोलियन महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? और इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसे? फिरोज शाह तुगलक ने। 90 नंबर प्रश्न 135 √5 x³ - 2 √2 बाई क्यू भागा 3 √5x - √2 बाई बराबर ax² + b² प्लस √10 cx/। तो a + b - 9c का जो है वो मान क्या होगा? यहाँ पर इतना बटा इतना दिया हुआ है, बराबर जो है इतना करना होगा, तब a + b - 9c का मान हमें निकालना होगा। जब इसे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 3 √5। क्या है? 3 √5x - √2 बाई इंटू 45x² - 3 √10x/, प्लस 2 बाई स्क्वायर बटा कितना लिख सकते हैं? 3 √5x - √2 बाई। क्या है? इतना लिख सकते हैं। और ये बराबर हमारे पास दिया हुआ है x² + b/² प्लस √10 cx/, दिया हुआ है। यहाँ से दोनों को तुलना करेंगे तो a बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, b बराबर 2 आएगा, c बराबर 3 आएगा। तो a + b - 9c बराबर हो जाएगा 45 + 2 - 9। क्या है? 45 + 2 - 9 गुना 3। आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 47 - 27 बराबर 20 हो जाएगा। क्या है? 20 है, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा। आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। आंसर होगा डी। अगला है ए बी से 20% जो है कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 80। सी कितना हो जाएगा भाई? तो सी हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 × 120/100। क्या है? 100। यानी ये हो गया 80, ये हो गया 100, और ये जो हो गया ये 72 हो गया। क्या है? 72। तो डी कितना हो गया? 80 × 75/100, ये हो गया 60। क्या है? 60। अब सी बटा बी बराबर हो जाएगा 72/100, यानी 0.72। तो सी बराबर 0.72 बी हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो गया? ए हो गया। क्या है? ए हो गया। अगला है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है तो 4 sin थीटा - cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सा है, cos थीटा से यहाँ जो है वो भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ये ऊपर 4 बचेगा इंटू tan थीटा। तो tan थीटा का मान रख दीजिए 3/4 - 1/4 गुना 3/4 प्लस 1 हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। इसलिए कहें कि 4 sin थीटा बटा cos थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा cos थीटा किया गया, क्योंकि cos थीटा कॉमन लेके करेंगे तो ये कट जाता। तो ये ऊपर नीचे से जो है भागा दे दिया है cos थीटा से, तो इसलिए ये आ गया tan थीटा और मान रख दिया। आंसर आ गया 1/2 ए हो गया। चलिए 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तालिका में विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत और लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 1800 है,
तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर का प्रतिशत किस कॉलेज में जो है वो सबसे कम है। तो हो जाएगा उपरोक्त डाटा से स्पष्ट है कि डी कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच का अंतर परसेंटेज सबसे कम है, क्योंकि डी में अंतर प्रतिशत जो है 6-5/11 गुना 100 बराबर 100/11%। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का जो है प्रतिशत कितना है? कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत 100/11%। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का जो है प्रतिशत कितना है? कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो डी में कुल विद्यार्थी जो हो जाएगा वो 1800 गुना 22/100 बराबर 396। तो लड़कियों की संख्या जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 396 इंटू 5/11 बराबर 180 हो जाएगा। इसी तरह ये डी का निकला, इसी तरह ई के निकालेंगे तो 1800 गुना 10/100 क्या हो जाएगा? 180। और 180 का जो है वो 2 और 3 के रेशियो में है, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा कितना? 180 गुना 3/5 108। इसी तरह एफ का निकालेंगे तो 126 आ जाएगा लड़कियों की संख्या। तो परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 180 प्लस 108 प्लस 126 अब बटा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 396 प्लस 180 प्लस जो हो जाएगा कितना? 288। क्या है? 288। अब निकल जाएगा कितना? 414/864 गुना 100 आ जाएगा 47.9%। क्या है? 47.9%। यहाँ जो है सबको निकालना होगा। डी का जो है टोटल कितना आ रहा है? पहले 396 में 180 लड़कियाँ, ई में जो है 180 में 108 लड़कियाँ, और एफ में जो है टोटल कितनी लड़कियों की विद्यार्थियों की संख्या था? तो 288 में 126 लड़कियों को। तो परसेंटेज हमारा निकल जाएगा, इतना गुना 100 करने पर ये निकल जा रहा है। आंसर हो जाएगा 47.9%। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तालिका 6 वर्ष के दौरान विभिन्न शोरूमों में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाती है। प्रश्न जो है वो वर्ष 2014 और 16 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या तथा वर्ष 2015 और 16 में शोरूम सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो अभिष्ट अनुपात आ जाएगा वो हो जाएगा 480 प्लस 400 बटा 540 प्लस 430, ये हो जाएगा 880/970, ये हो जाएगा 88 क्या होगा? 97। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में आप देखिए कि कह रहा है कि 2014-2016 में बी के द्वारा, 2014 और 2016 में बी के द्वारा, तो 14 में कितना? एक 480 और एक कितना है? 400 है, तो 480 या 400 है। और उसके बाद कह रहा था कि 2015-16 में सी के द्वारा जो बेचा गया है 2015 और 2016 में, यही हमें किया गया, ये यहाँ पर रखा गया और ये यहाँ पर। आंसर हो जाएगा 88:97। 96 नंबर प्रश्न है कि यदि 5a-3b अनुपात 4a-2b बराबर 2:3 है तो ab का मान क्या होगा? 5a-3b बटा 4a-2b बराबर 2/3, 15a-9b बराबर 8a-4b, तो ab बटा होगा 5/7। आंसर हो जाएगा डी। 97 नंबर प्रश्न है कि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है तो टब में पानी का स्तर सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाता है। यानी पानी की ऊंचाई अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन बटा टब के आधार का क्षेत्रफल। क्या है? टब के आधार का क्षेत्रफल, यानी 22/7 गुना 30 गुना 30 गुना 42 अब बटा हो जाएगा 75 गुना 44, यानी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 98 कहा कि कोई व्यक्ति बाहर से जो किसी सिस्टम या एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले बग के लिए सुरक्षा मुद्दों का परीक्षण करता है और जो उस संगठन या कंपनी का हिस्सा नहीं है वह क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लू हैट हैकर। क्या है? ब्लू हैट हैकर कहा जाता है। ब्लू हैट हैकर बाहरी लोग होते हैं, वे भी सुरक्षा परीक्षक होते हैं जिन्हें किसी भी सिस्टम को बाजार में लॉन्च करने या एप्लीकेशन को लाइव करने से पहले उसमें बग और कमजोरियों के लिए आउटसोर्स सुरक्षा परीक्षण करने के लिए अस्थायी रूप से काम पर रखा जाता है। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर वाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? आंसर हो जाएगा डी, पोलियो का। क्या है? पोलियो का। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? कौन सा जो है सुमेलित है?
तो नागा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, ये सुमेलित है। क्या है? सुमेलित है। त्रिशूल जो है वो क्या है? वो त्रिशूल है सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। क्या है? प्रक्षेपास्त्र है सतह से वायु। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? प्रक्षेपास्त्र है। और पिनाका जो है क्या है? पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये था आरआरबी